नमस्कार, मैं सृजन पांडे। आज की इस जीव विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में जाना था और अमीबा में पोषण कैसे होता है इस बात का जिक्र करते हुए हमने ये निर्णय लिया था कि आज हम पढ़ेंगे मानवों में पाचन, कि मनुष्य के अंदर पाचन किस प्रकार होता है, कैसे होता है, पूरी उसकी प्रक्रिया एकदम आसानी से डीप में पढ़ते हुए हम आज उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज क्या है, मानवों में पाचन, यानी कि हमारे आपके अंदर पाचन किस प्रकार होता है, कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, इन सभी के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। चलिए, तो मानव इंसान, पहले हम ये जानते हैं कि पाचन किसी इंसान के पोषण का चरण क्या होता है, मतलब पोषण कैसे होता है। सबसे पहले हम खाना खाते हैं, फिर उसको पचाते हैं, फिर उसको अवशोषित करते हैं, उसके बाद में उसका उपयोग करते हैं। ठीक, इसी को कहते हैं पोषण के चरण। ऐसा तो है नहीं कि आप बस ऐसे खाने को पकड़ लेंगे और उसके बाद में आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा या ऊर्जा बहुत हाई एनर्जी फ्लो होने लगेगी आपकी बॉडी में, ऐसा तो है नहीं। तो पोषण की प्रक्रिया को, यानी कि जो आपके न्यूट्रिशन के स्टेप्स होते हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए कुछ चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो पहली हेडिंग हमारी पोषण के चरण, यानी कि स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब मैं इसकी हिंदी भी लिख देता हूं साथ में। ये लिखा इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है, ये हल्का है, शायद मैं थोड़ा एक ब्राइट कलर ले लूं आपके लिए ताकि आपको कंफर्ट हो। ये देखिए, ठीक, इंजेशन का मतलब होता है क्या, अंतर्ग्रहण। इंजेशन का मतलब क्या होता है, अंतर्ग्रहण। ये देखिए, तो फिर आप पहले इसको ऐसे पढ़ लीजिए, क्या होता है अंतर, और अच्छे हैंडराइटिंग लिख दूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। देखिए थोड़ा साफ सुथरा। अंतर्ग्रहण, ठीक है। पहला क्या है, अंतर्ग्रहण, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इंजेशन। अगला क्या है, अगला है डाइजेशन, जिसे हम कहते हैं पाचन। क्या कहते हैं, हम कहते हैं पाचन। उसके बाद में एब्जॉर्प्शन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अवशोषण। अवशोषण, ठीक है। उसके बाद में आता है एसिमिलेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वांगीकरण। ठीक है, स्वांगीकरण। उसके पश्चात में आता है उत्सर्जन, यानी कि इजेशन। इजेशन यानी कि उत्सर्जन। ठीक, चलिए अब विस्तार से उसके बारे में जानते हैं। देखिए पोषण के चरण क्या है। देखिए सबसे पहले आप भोजन को, जो आपका फूड है, आप उसको खाएंगे। भाई यही तो करना होगा ना, सबसे पहले आप खाना खाएंगे। जब आपने खाना खाया, यानी कि भोजन को ग्रहण किया, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अंतर्ग्रहण। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं अंतर्ग्रहण, यानी कि भोजन को ग्रहण करना, अंग्रेजी में बोलते हैं इंजेशन। अच्छा, अब आपने भोजन को खा लिया है, अब क्या है, खाने के बाद वो भोजन कहां जाएगा, वो पेट में जाएगा। उसके बाद में क्या करना, उसके बाद में उस भोजन का पाचन होगा, यानी कि उसको पचाया जाएगा, उसको डाइजेस्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले आ गया अंतर्ग्रहण, फिर दूसरा आ गया पाचन। ठीक है, अच्छा, अब जब पच गया तो ऐसा तो है नहीं कि पाचन के बाद वो यही पेट में आपके रखा रहेगा और उसका उपयोग हो जाएगा। शरीर को उसको अवशोषित भी तो करना है। तो तीसरा चरण क्या हो गया, अवशोषण। तो पहले भोजन को आप करेंगे, यानी कि अंतर्ग्रहण, यानी कि भोजन को खाएंगे, फिर उसको पचाएंगे, और पाचन के बाद क्या होगा, वो शरीर में अवशोषित हो जाएगा। अच्छा, अगर अब वो शरीर में अवशोषित हो गया तो उसका शरीर में उपयोग भी तो होगा। उस उपयोग को हम क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण। पचे हुए अवशोषित भोजन का उपयोग करना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। ठीक है, फिर उत्सर्जन, जो हमारे शरीर में उत्सर्जित पड़ा, यानी कि ऐसा भोजन जो हमारे किसी काम का नहीं है, भोजन के ऐसे पदार्थ जो हमारे किसी काम के, उसको शरीर से निकालना क्या कहलाता है, वो कहलाता है उत्सर्जन। ठीक है, एक बार हम हल्का सा रिवाइज कर लें जल्दी से, ताकि आपको कक्षा में याद हो जाए, इसी क्लास में याद हो जाए। पोषण के चरण, पोषण के कितने चरण होते हैं, पोषण के होते हैं बच्चों 5 चरण। कितने चरण, 5 चरण। पहला चरण क्या है, अंतर्ग्रहण, यानी कि भोजन को खाना, खाने के बाद पचाना, खाओगे फिर पचाओगे। पाचन के बाद उस पचे हुए भोजन को अवशोषित करना। उसके बाद स्वांगीकरण का मतलब
उस अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग होना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। उसके पश्चात क्या था? उत्सर्जन, यानी कि अपचित भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, आइए अब एक एक करके जानते हैं सबको विस्तार से। देखिए, पोषण के 5 चरण होते हैं, बिल्कुल। सबसे पहला आता है अंतर्ग्रहण। भोजन को ग्रहण करना, साफ साफ लिखा है, भोजन को ग्रहण करना अंतर्ग्रहण कहलाता है। देखिए, भोजन को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, दूसरा चरण क्या होगा? दूसरा चरण जो होगा वो होगा पाचन का। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब पाचन के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, जो भी हम लोग भोजन करते हैं, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, वो होता है जटिल भोज्य पदार्थ। वो क्या होता है? जटिल भोज्य पदार्थ। क्या होता है? जटिल भोज्य पदार्थ। जो भी हम लोग भोजन करते हैं, जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, कुछ भी जो खाने वाली चीजें, वो क्या है? वो होती है जटिल भोज्य पदार्थ। ठीक है, अच्छा, और जटिल भोज्य पदार्थ जब इसको पचाया जाता है, तो पचाना क्या होता है? इस जटिल भोज्य पदार्थों को हम तोड़ देते हैं सरल भोज्य पदार्थों में। सरल भोज्य पदार्थ में। ठीक है, ध्यान से समझिए। अगर आपने जैसे रोटी खाई, तो ऐसा तो है नहीं कि आपके रक्त में रोटी दौड़ रही है, आपके ब्लड में रोटी दौड़ रही है, खून निकला, देखिए अरे बाप रे बाप रोटी निकल रही है, पनीर निकल रही है, छोले निकल रहे हैं, भटूरे निकल रहे हैं। ये तो होता नहीं है। जो हम खाते हैं वो पाचन के बाद किसी न किसी और पदार्थ में बदल जाता है। तो किस पदार्थ में बदलता है? तो जो हम लोग का भोजन होता है वो होता है जटिल भोज्य पदार्थ, यानी कि जटिल, यानी कि रोटी में भी, मैं आपको बताऊं, जो आप रोटी खाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, अगर घी भी लगा दिया तो वसा भी हो जाएगा। तो इतनी सारी चीजें मिली हुई हैं, इसको बोलते हैं जटिल। क्या बोलते हैं? तो जो भी हम भोजन करते हैं वो क्या होता है? वो होता है जटिल भोज्य पदार्थ। अच्छा, जब उन जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ दिया जाएगा, यही प्रक्रिया कहलाती है मेरे बच्चों, क्या कहलाती है? पाचन। क्या कहलाती है? पाचन। क्या बात, कितनी आसान परिभाषा। आप ध्यान से देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि पाचन क्या होता है, किसी परीक्षा में आया कि पाचन क्या होता है, तो आप क्या बता सकते हैं? जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में टूटना या बदलना कहलाता है आपका पाचन। शाबाश, आइए देखते हैं। देखिए, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है। ठीक, वही जो मैंने बताया आपको। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट रोटी में होता है, चीनी में होता है, केले में होता है, आलू में होता है, फलों में होता है। कार्बोहाइड्रेट बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब ये कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होगा, जब कार्बोहाइड्रेट को पचाया जाएगा, तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। ये आपको याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद क्या बनता है? ग्लूकोज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट हो जाता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। सो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। बहुत बढ़िया। अच्छा, प्रोटीन किसमें डाइजेस्ट होता है? प्रोटीन किसमें किसमें होता है? प्रोटीन होता है दूध में, मूंगफली में, नट्स में, पीनट में, अंडों में, और जो भी हम लोग मीट खाते हैं उसमें, चिकन में, वहां प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो प्रोटीन को जो हम खाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो प्रोटीन के रूप में उपयोग हो जाएगा, उस प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल दिया जाएगा। किसमें बदल दिया जाएगा? उस प्रोटीन को हम बदल देंगे अमीनो अम्ल में। ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, और वसा, वसा हमें किस प्रकार के भोजन में मिलता है? तेल, मसाले, घी। देखिए, वसा को कुछ बच्चे कंफ्यूज में लिखते हैं, वसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये होता है फैट। जो हम घी खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं, मसाले खा रहे हैं, ये सब क्या होता है? इनमें होता है वसा। और वसा को पाचन के बाद क्या बनाया जाता है? ये बनता है वसीय अम्ल। ठीक है, तो एक बार साथ में बोलते हैं, हमारे साथ बोलिए, मेरे साथ में बोलिए। कार्बोहाइड्रेट किसमें डाइजेस्ट होता है? ग्लूकोज में। प्रोटीन किसमें बदलता है? अमीनो अम्ल में। वसा किसमें बदलता है? वसीय अम्ल में। शाबाश। अच्छा, अब ये दोनों खेल करते हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा अलग कलर, ये देखिए, जो आपके विटामिन और खनिज लवण है, विटामिन और खनिज लवण, ये दोनों ही पचते नहीं हैं। अब ये बताओ, खनिज विटामिन जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ठीक है,
और खनिज लवण क्या है? खनिज लवण जैसे आयरन, मैग्नीशियम और जिंक, जानते हो ये सब खनिज लवण है। तो ये बताओ भाई, आयरन को आप किस में पचा लोगे? अब लोहे को भी पचा लोगे क्या? नहीं, लोहा आप नहीं पचा सकते, लोहा ऐसे ही अवशोषित हो जाता है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि विटामिन और खनिज लवण का क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? सर इनका पाचन नहीं होता, इनका पाचन नहीं होता, बस शरीर में अवशोषण हो जाता है। समझ में आया? बस शरीर में अवशोषण हो जाता है। ये तो कम खतरनाक थे भाई साहब, इससे भी ज्यादा खतरनाक है हमारा फाइबर। इसके बारे में जानते हैं? फाइबर क्या करता है? ये ना तो बदलता है और ना ही अवशोषित होता है। बाप रे बाप, ना तो बदलता है ना तो अवशोषित होता है। अब अगर फाइबर पचता भी नहीं है, फाइबर अवशोषित भी नहीं होता, फिर भी फाइबर खाना जरूरी क्यों है? मैं सवाल रिपीट कर रहा हूं आपसे कि अगर फाइबर पचता नहीं है, पहली चीज, फाइबर अवशोषित भी नहीं होता, तो फाइबर का उपयोग क्या हमारे जीवन में? क्यों फाइबर खाएं? क्योंकि फाइबर पाचन को ठीक रखता है, फाइबर पाचन को ठीक रखता है। शाबाश। आइए अब देखते हैं, एक बार फिर जल्दी से रिवाइज करते हैं, मेरे साथ में बोलिए, यही याद कर लीजिए। कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदला जाता है? ग्लूकोज में। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। वसा को वसीय अम्ल में। विटामिन और खनिज लवण का पाचन नहीं होता, बस अवशोषण हो जाता है, सीधे सीधे उनको यूज कर लिया जाता है। ठीक है। और फाइबर क्या होता है? ना तो ये पचता है और ना तो ये अवशोषित होता है। समझ में आ गया? आइए आगे चलते हैं। अच्छा, अवशोषण क्या है? आपने पढ़ा, पचे हुए भोज्य पदार्थों का शरीर में अवशोषित होना क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। और स्वांगीकरण क्या होता है? अवशोषित भोज, ये भोज, ये होगा भोज, ये ऐसे लिखा जाएगा, थोड़ी गलती हो जाती है कभी कभी। अवशोषित भोज्य पदार्थ का शरीर में आवश्यक जगह पर उपयोग होना। जब भी हमने कुछ खाया, मान लीजिए हमने प्रोटीन खाया, फैट खाया, विटामिन खाया, मिनरल खाया, जब भी इन पदार्थों का शरीर में उपयोग कर लिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्वांगीकरण, यानी कि एसिमिलेशन। ओके, चल लेट्स गो फर्दर। अब ये क्या है? उत्सर्जन। आपको सही पता है, अनावश्यक भोज्य पदार्थ, अनावश्यक भोज्य पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन। अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेसिक नहीं आया, एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, बहुत अच्छा समझाया है। आइए आगे चलते हैं। वाह भाई, मानवों में पाचन, मानवों में पाचन। अब देखिए, थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा आपको। जिन लोगों को डायग्राम बनाने में दिक्कत होती है, मेरे साथ साथ जैसे मैं बनाते जा रहा हूं वैसे वैसे बनाते जाएं, आपका डायग्राम आसानी से बन जाएगा। ठीक है। चाहे तो इस वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लें, ठीक है, जैसे नॉर्मल 1 की स्पीड पे चलती है तो उसको 0.5 कर लें या 0.75 कर लें। ठीक है। आइए हम मेरे साथ चित्र को बनाइए, देखिए कितनी आसानी से मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले एक लाइन ऐसे खींचिए यहां तक, तो थोड़ा सा ऐसे कीप जैसे बनाते हुए एक लाइन को ऐसे खींच दीजिए। ठीक, ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए रंग बिरंगा बनाते हैं थोड़ा चित्र। इसको ऐसे करिए एक लाइन, ठीक है, ये लाइन ऐसे खींच गई। इस लाइन को घुमाते हुए थोड़ा सा ऐसे लाइए और यहाँ पे इसको ऐसे आप मिला सकते हैं। ठीक, शाबाश। ठीक है, इतना बन गया आसानी से। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, थोड़ा कलर चेंज करेंगे ताकि आपको आसानी हो। यहां पे ऐसे एक लाइन खींचिए, अब मेरी माने तो इसको ऐसे आप डबल कर लीजिए पतला सा। देखिए, बायोलॉजी में आपको बहुत ज्यादा एकदम बहुत खूबसूरत चित्र बनाना, अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो आप ऐसा बना दीजिए कि बस आप नामकरण सही कर दीजिए, वो समझ में आ जाए कि हाँ कहां पे क्या लिखा हुआ है, वो आपका सही मान लिया जाएगा। ठीक है।
चलिए अब इसके बाद में क्या करेंगे आप, इसके बाद में इसको ऐसे करेंगे। देखिए बहुत आसान है, ऐसे ऐसे। अगर ना समझ में आए तो बस स्लो डाउन करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। अगर आप कहेंगे, अगर आपकी डिमांड होगी, आपको जरूरत होगी, तो मैं बायोलॉजी के कई सारे डायग्राम की अलग से क्लास ले लूंगा कि उसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से आपको समझा दूंगा। आप अगर आपको जरूरत होती तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि हाँ सर चित्र को कैसे बनाना है, इसकी आप 1-2 क्लास एक्स्ट्रा ले लीजिए, तो मैं 2-4 डायग्राम आपको एक एक वीडियो में बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, लाइव क्लास लेके, आपको लोग के साथ लाइव क्लास लेके बनाना। ठीक है, चलिए आइए, फिर ऐसे एक लाइन खींचिए सीधी ऐसे। ठीक, फिर इसको भी डबल कर दीजिए। अब जैसा हमने यहां किया ऐसा करिए, ये इस तरीके से, इसको यहां से ऐसे लाइए, ऐसे इसको यहां ले आके मिला दीजिए, सेम ऐसा भी कर दीजिए यहां भी। अब इसको थोड़ा सा ऐसे गाढ़ा कर दीजिए। देखिए कि नीचे मेरे पास थोड़ी जगह की शॉर्टेज है, तो मैं ऐसे ही करूंगा। शायद पट्टी चल रही होगी, आपको दिख नहीं रहा होगा, पर आप ऐसे मैनेज कर लिया, मैं ऊपर ही कर लूंगा। देखिए अब इसको ऐसे लाइए, यहीं पे रोक दीजिए, इसको ऐसे डबल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ इसको ऐसे, यहाँ पे ऐसे, इसको ऐसे करिए और नीचे ऐसे ऐसे कर दीजिए। ठीक है, सबको दिख रहा है, शाबाश। अब देखिए, अब ये जो नली है ये यहां होते हुए इसके होते हुए इसके पीछे से ऐसे जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने बनाई है संरचना, ये जो मैंने संरचना बनाई है, ये जो आपको ये जो आपको हरे हरे कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये इसके पीछे से जाएगा। ये संरचना है वैसे, ये उसके पीछे से ऐसे जाएगा। ठीक है, ये इसके पीछे जाएगा, तो हम यही कलर लेते हैं और आगे बनाते हैं। देखिए ये देखिए, इसको ऐसे करिए, ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमा दीजिए। हमें क्या करना है, यहाँ पे उलझी हुई पाइप होती है, तो ऐसा ही हमको बनाना है। इसको थोड़ा उलझा के आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आसानी से बना लेंगे आप लोग, मुझे पता है, सब होनहार बालक हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए हम लोगों ने मिलकर बना लिया। ठीक, देखिए मैंने ये क्यों बनाई, ये हमारी जो है नासिका, यानी कि ये हमारे नाक की नली है, और ये नीचे वाले हमारे मुंह की नली है। ठीक है, आइए अब इसका नामकरण करते हैं साथ में मिलके। इसके लिए कोई अलग कलर चुन लेते हैं, कौन सा ले लें, ये ले लेते हैं। थोड़ा गंदा सा है पर चलेगा। देखिए दिख रहा है, ये वीडियो में दिख रहा है। देखिए ये पहला भाग होता है। सबसे पहले हमारा जो पाचन होता है वो कहां शुरू होता है, आप बोलेंगे सर ये हमारे मुख से शुरू होता है। कहां शुरू होता है, ये हमारे मुख से शुरू होता है। तो पहला भाग क्या है, मुख है। अच्छा, ये मुंह है, ठीक है, ये मुंह है। इसके अंदर मैं चाहूं तो इतना बड़ा कोई छोटा सा खाने का टुकड़ा या पनीर का टुकड़ा रख सकता हूं। मतलब मेरे मुख के अंदर थोड़ा स्थान है, उस खाली जगह को बोलते हैं मुख गुहा। तो मुख एवं मुख गुहा, मुख गुहा, मुख एवं मुख गुहा। ये कलर कम समझ में आएगा, मैं इससे लिख देता हूं, इसी से लिख देता हूं। चलिए ठीक है, अब ये जो आपको कीप के आकार का दिख रहा है, ये हिस्सा क्या कहलाता है बच्चों, ये हिस्सा कहलाता है ग्रसनी। क्या कहलाता है, ग्रसनी। क्या कहलाता है ये, इसको हम बोलते हैं ग्रसनी। इंग्लिश में बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। बहुत बढ़िया। उसके बाद में भोजन कहां जाएगा, उसके बाद में भोजन हमारा जाएगा ग्रास नली में। कहा जाएगा, ग्रास नली में, ग्रास नली। तो देखिए सबसे पहले भोजन कहां जाएगा, आप बोलेंगे सर सबसे पहले भोजन जाएगा, मैं नंबर डाल, सबसे पहले भोजन कहां जाएगा, मुख एवं मुख गुहा में। उसके बाद में भोजन कहां जाएगा, उसके बाद भोजन जाएगा ग्रसनी में। फिर कहां जाएगा, ग्रास नली में। देखिए ऐसे ही याद करते चलिए साथ में। अब उसके बाद भोजन आएगा इसमें। इस भाग का क्या नाम है, इस भाग का नाम है अमाशय। क्या नाम है,
आमाशय, बिल्कुल, आमाशय पे हमने डाल दिया चौथा नंबर। तो ये देखिए, आप एक चीज देखिए कि ये जो हमारा पाचन तंत्र है ये एक नली की तरह, ये नली है, यहां से आई, फिर अब भले ये चौड़ा है लेकिन ये भी नली का ही हिस्सा है, ठीक है। तो सबसे पहले कहां गया, मुख में गया, फिर ग्रसनी में, फिर ये ग्रास नली में, फिर आमाशय में, उसके बाद में यहां से शुरू हो जाती है छोटी आंत। इसको मैं क्या लिख दूं, उसके बाद भोजन कहां जाएगा, उसके बाद भोजन जाएगा छोटी आंत में। कहां जाएगा बच्चों, छोटी आंत। ये कौन सा नंबर हो गया, ये पांचवा नंबर हो गया, बिल्कुल सही। तो ये आप देख रहे हैं, ये चौड़ा भाग पीला, ये होता है बड़ी आंत। क्या होता है, बड़ी आंत। फिर बड़ी आंत के बाद यहां आता है मलाशय। क्या आता है, मलाशय। यहां पर मल इकट्ठा होता है। और सबसे अंत में इसको क्या बोलते हैं हम, गुदा। यहां से मल बाहर निकल जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब मेरे साथ बात देखिए, ये पांचवा हो गया, छठवा, सातवां और आठ। 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल। ये सब जो आपने नाम पढ़े, ये सब क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आहार नाल। क्या है बच्चों ये, इसको हम बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं, आहार नाल। तो अच्छा ये बताइए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए, इस चित्र को देखिए और मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आहार नाल का पहला भाग क्या होता है, आहार नाल का पहला भाग क्या होता है। तो हम देख सकते हैं आहार नाल का पहला भाग होता है मुख एवं मुख गुहा। अच्छा, आहार नाल का अंतिम भाग क्या होता है, सबसे नीचे आ जाइए, गुदा, बिल्कुल सही। तो ये जो मुख एवं मुख गुहा है, फिर ग्रसनी है, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा, इन सबको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, आहार नाल। यानी कि हमारा भोजन पूरी एक नली होती है जिसमें पचता है, उस नली को क्या बोलते हैं, आहार नाल। लेकिन मुझे दुख है कि आपने मुझसे एक सवाल नहीं पूछा। वो सवाल ये है कि सर ये और ये क्या है। तो ये है हमारा यकृत। क्या है ये है यकृत। इसी को हम बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं, लीवर। तो कहते हैं लीवर खराब हो जाएगा। और ये भी एक ग्रंथि, इसको बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अग्नाशय, ठीक है। तो यकृत हो गया, अग्नाशय। आप पूछेंगे सर ये क्या है, आपने इसको आहार नाल में नहीं जोड़ा। क्योंकि ये आहार नाल का भाग नहीं है, ये होता है पाचक ग्रंथियां। क्या बोलते हैं इनको, पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां, ठीक है। मेरी बात पर गौर करिए ध्यान से। मैंने क्या बोला, एक बार रिवाइज करिए मेरे साथ में, याद करते हुए मेरे साथ बोलिए, साथ में बोलिए। चलिए, रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो मेरे साथ में बोलिए। आइए, सबसे पहले भोजन कहां जाएगा, सबसे पहले भोजन जाएगा मुख एवं मुख गुहा में, ठीक है। याद कर लीजिए, सबसे पहले भोजन कहां जाएगा, भाई आपको तो पता है ना, खाते हो पहले मुंह से तो खाते हो, ठीक है, शाबाश। तो सबसे पहले भोजन कहां जाएगा, मुख एवं मुख गुहा में। अच्छा, उसके बाद भोजन कहां जाएगा, दूसरा नंबर कहां, ये है मुख एवं मुख गुहा के बाद भोजन जाएगा ग्रसनी में। ये देखिए ऐसे ऐसे होती है ग्रसनी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अच्छा, और ग्रसनी के बाद भोजन कहां जाएगा, ग्रसनी के बाद भोजन जाएगा, ये जो लंबी सी आपको नली दिख रही है इसको बोलते हैं ग्रास नली, इंग्लिश में बोलते हैं ओइसोफेगस। तो 3 आपको याद हो गया, पहले मुख एवं मुख गुहा, फिर ग्रसनी, फिर ग्रास नली। उसके बाद भोजन 4 नंबर ये है, वाह, ये कहां जाएगा, अमाशय में जाएगा। अमाशय को इंग्लिश में बोलते हैं स्टमक। अच्छा, अमाशय के बाद कहां जाएगा, ये अमाशय से होते हुए ऐसे 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 फिर यहां पे आ जाता है, इस भाग को बोलते हैं छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत के बाद, बिल्कुल सही, यहां से ऐसे छोटी आंत से यहां आएगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, यहां घूमेगा, फिर यहां से जाएगा और ऐसे चला आएगा, इस भाग को बोलते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद भोजन कहां जाता है, मलाशय में, फिर गुदा और फिर बाहर निकल जाता है। तो ये हमारे पूरे आहार नाल के भाग हो गए। अच्छा, और 2 ग्रंथियां भी होती हैं, कौन सी होती हैं, यकृत हो गई और अग्नाशय हो गई, यकृत हो गई और अग्नाशय हो गई। लार ग्रंथियां भी होती है मुंह में, यहां पे ऐसे लिख लीजिए, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, ठीक है, लार ग्रंथियां, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया
आहार नाल के बारे में और लार ग्रंथियों के बारे में। समझ गए? एक बार आप चित्र को देख लीजिए, फिर से ना समझ में आए तो एक बार वीडियो दोबारा से देख लीजिए, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं दोबारा से रिवाइज करा दूंगा किसी क्लास में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? आप बोलोगे सर हमने पढ़ा है आहार नाल होता है। क्या होता है? आहार नाल होता है, बिल्कुल सही। अच्छा, आहार नाल के बाद क्या होता है? आप आहार नाल के अलावा और क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सर पाचक ग्रंथियों के बारे में। क्या पढ़ा? पाचक ग्रंथियों के बारे में। पाचक ग्रंथियों, अब पाचक ग्रंथियों के बारे में हमने पाचक ग्रंथियों के बारे हमने क्या पढ़ा सर? हमने पढ़ा आहार नाल के बारे में और हमने पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया। अरे भैया, तो हमने ये जो पढ़ा कि पाचक ग्रंथियों और आहार नाल को मिलाकर बनता है पाचन तंत्र। आई बात समझ में? बहुत आसान परिभाषा, याद हो गई होगी, कितनी आसानी से समझा दिया। आया मजा? अब देखिए क्या बोला मैंने, कोई पूछे एग्जाम में आए पाचन तंत्र क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर आहार नाल और पाचक ग्रंथियों को सम्मिलित रूप से हम पाचन तंत्र कहते हैं। फिर से, आहार नाल और पाचक ग्रंथियों को सम्मिलित रूप से हम पाचन तंत्र कहते हैं। आगे चलिए, अब पढ़ लीजिए, कुछ ना समझ में आए तो बताइए। अच्छा देखिए, मनुष्य में पाचन, मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल व पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। मैंने क्या बोला? आहार नाल व पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। अतः हम कह सकते हैं कि आहार नाल व पाचक ग्रंथियां सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र कहलाती हैं। अपने नोट्स में ऐसे लिख लीजिए। आहार नाल प्लस पाचक ग्रंथियां क्या कहलाती हैं? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, इतना आसान है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। बिल्कुल, आहार नाल हम लोग बनाना सीख चुके हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो मैंने आज आपको चित्र बनाया है उसका अभ्यास करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। ना आए तो मैं यहां हूं, मुझे बताइए, कमेंट करिए, मैं फिर से क्लास ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको जब तक नहीं समझ में आएगा मैं तब तक पढ़ाता रहूंगा। आइए अब पढ़ते हैं। मनुष्य की आहार नाल 9 से 10 मीटर लंबी होती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसे आपकी लंबाई 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन ये 9 से 10 मीटर लंबी आहार नाल हमारे अंदर होती है। ये जो नली आपने देखी अभी, ये जो नली आपने देखी ऐसे करके ऐसे गोली पड़ी, फिर ऐसे 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 ऐसे, इसकी लंबाई होती है 9 से 10 मीटर। 9 से 10 मीटर लंबी एक नलिका होती है जिसकी चौड़ाई अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। अब इस लाइन का क्या मतलब है देख लीजिए भैया, यहां पर इतनी मोटी है, यहां इतनी पतली हो गई, यहां इतनी चौड़ी हो गई, यहां फिर पतली सी हो गई, यहां चौड़ी हो गई। तो आहार नाल की लंबाई ऐसा नहीं कि पूरी एक सिंपल पाइप दी हुई है, कहीं मोटी है कहीं पतली है। ठीक है, आइए, अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। आहार नाल कहां से प्रारंभ होती है? मुख से। यह प्रश्न आ सकता है, आहार नाल का पहला भाग क्या है? आहार नाल का पहला भाग है मुख, और अंतिम भाग क्या है? गुदा। अच्छा, कभी कभी आपकी परीक्षा में यह पूछ सकता है कि आहार नाल के भागों के नाम क्रम से लिखिए, तो कोशिश करिएगा कि क्रम से ही याद करिए। क्रम से कैसे याद करेंगे? चित्र बनाइए, बार बार चित्र बनाइए और उसका नामांकन कीजिए। एक समय के बाद आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, उसका नाम लिखिए, डायग्राम ड्रॉ कीजिए, बार बार प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फॉलो दिस रूल एंड यू विल बी परफेक्ट इन एवरीथिंग। गॉट इट? तो अब क्या करते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा एक दो बार बिना देखे हुए आहार नाल के भागों के नाम क्रम से लिखिए अपने आप से, और चित्र को तो 3-4 बार प्रैक्टिस करिए, नहीं आएगा तो मैं फिर बताऊंगा। आइए आगे चलते हैं। अब वाह, यही जो हमने पढ़ा, आहार नाल के भाग निम्नलिखित हैं। देख लीजिए, बढ़िया भाई साहब, एनसीईआरटी वाला डायग्राम आपके लिए उठा के लाया हूं। पहला भाग क्या है? मुख एवं मुख गुहा। दूसरा भाग क्या है? ग्रसनी एवं ग्रास नली। एक ग्रसानी लिख गया है, छोटी मोटी त्रुटियों पर ध्यान मत दीजिए।
ग्रसनी एवं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेरिंग्स एंड ओइसोफेगस। देख लीजिए, ये मुख है, मुख गुहा है, उसके बाद में क्या है, ग्रसिका है, उसमें ग्रसिका के दो भाग होते हैं, ग्रसनी एवं ग्रासनली, ठीक है। फिर आमाशय आ गया, जिसे हम कहते हैं स्टमक, पढ़ा हमने। फिर क्या आ गया, छोटी आंत। फिर आ गया बड़ी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। फिर आ गया मलाशय जिसे हम बोलते हैं रेक्टम, और फिर आ गया गुदा, ठीक है। इसे आप क्रम से यानी कि सीरियल से पूरा याद कर लीजिए, इसे आप पूरा क्रम से याद करिए, पूरा इसको सीरियल से याद कर लीजिए। पर अब हमें क्या करना है, अब हम इस आहार नाल के एक एक भाग को, आहार नाल के एक एक भाग को अच्छे से विस्तार से समय लेके पढ़ेंगे, ठीक है। आइए, पहला भाग क्या है, मुख एवं मुख गुहा। जरा सा मुझे 2 मिनट दीजिए प्लीज। सॉरी फॉर द ग्लिच, थोड़ा मेरा गला सूख गया था। आज थोड़ी आवाज भी खराब हो गई है ना, वो एसी में सोते सोते जुकाम हो गई है, और गर्मी बाहर है, गर्म ठंडा हो ही जाता है, ठीक है। आइए चलिए, तो मुख एवं मुख गुहा, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अब जानने की कोई जरूरत ही नहीं है, अब आपको तो पता ही है ना कि हमारे मुख में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है भैया। लार निकलती है, तभी तो गीला गीला पूरे मुंह में थूक रहती है, वही उसी को बोलते हैं लार। इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवा। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सलाइवा, ठीक। अच्छा, लार होता है और क्या होता है, और ये दांत होता है और जीभ होती है, ये 3 चीज तो होती है, इन्हीं के बारे में हमको पढ़ लेना है, बात खत्म। आइए देख लीजिए जल्दी से। तो मुख एवं मुख में क्या होता है, मुख आहार नाल का प्रथम भाग होता है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ा, आहार नाल का कौन सा भाग होता है, ये होता है प्रथम भाग, ठीक है। और हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मतलब ये 1 जोड़ा, ये 2 जोड़ा, ये 3 जोड़ा, मतलब कुल मिलाकर 6, ठीक है। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, 1 जीभ होती है तथा 32 दांत होते हैं। तो लार के बारे में पढ़ना है, जीभ के बारे में पढ़ना है और दांत के बारे में पढ़ना है। बिल्कुल शुरू करके ये देख लीजिए भाई, जीभ है, दांत है, देख लीजिए, तो आप जानते ही होंगे, देखा होगा कभी ना कभी, सबने देखा है ना अपना मुंह खोल के। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं लार के बारे में, ठीक है। अब लार के बारे में हम क्या जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं भाई साहब। चलिए ऐसे ही बताता हूं, या लिख ही देता हूं आप लोग के लिए। लार, कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, आप बोलेंगे सर हमारे अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। अच्छा, हमारी लार में एक एंजाइम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, हमारी लार में एक एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम का नाम क्या है, आप बोलोगे सर उस एंजाइम का नाम तो है एमाइलेज। क्या नाम है उसका, एमाइलेज। और एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल। और आपको पता है एक मनुष्य के अंदर 1 से 1.5 लीटर लार डेली बनती है, ठीक है। आइए एक बार हम सारे पॉइंट्स पे बात करते हैं। चलिए, पहला पॉइंट क्या है कि लार, हमारे मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, पहला सवाल। तो आप बोलोगे सर
हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। आइए आगे चलते हैं, फिर आते हैं। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, एक दिन में 1 से 1.5 लीटर तक लार बनाती हैं। कितनी लार बनाती हैं? 1 से 1.5 लीटर। हमारे मुख में 1 से 1.5 लीटर लार बनती है डेली। ठीक है, अच्छा अब आइए एक बात करते हैं मजे की। मेरी बात को ध्यान से सुनिए और उसको ट्राई करिएगा। आज जब आप खाना खाएंगे, दिन में या रात में कभी भी जब आप भोजन खाएं, तो रोटी का एक टुकड़ा लीजिएगा, सूखा टुकड़ा, उसमें कुछ मत लगाइएगा, ना चीनी, ना घी, ना तेल, ना नमक, कुछ नहीं। केवल सूखी रोटी लीजिए और उसको अपने मुंह में डालिए और उस सूखी रोटी को बस चबाते रहिए, निगलना नहीं कि तुरंत निगल लिया जल्दी से। एक सूखी रोटी का टुकड़ा लीजिए और उसको मुंह में डालिए और धीमे धीमे चबाते रहिए, चबाते रहिए, चबाते रहिए। जब वो रोटी एकदम से चबा लेंगे, जब वो एकदम जूस बन जाएगी, पतली हो जाएगी, पिस जाएगी, तो आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा मीठा स्वाद आ रहा है। ठीक है, रोटी को लीजिए, उसको चबाते रहिए। जब बहुत देर तक चबाएंगे तो आपको रोटी में से थोड़ा मीठा स्वाद आएगा। अब ऐसा क्यों होता है? अब मेरी बात सुनिए। रोटी में क्या होता है बच्चों? रोटी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। मैंने क्या बोला? रोटी में ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद किसमें बदलता है? आपने पहले पढ़ा है शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में। कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद ग्लूकोज में बदलता है। अब ध्यान से सुनिए, रोटी में कार्बोहाइड्रेट था और हमारी लार में एक एंजाइम होता है। क्या होता है? एक एंजाइम होता है। इस एंजाइम का नाम क्या होता है? इस एंजाइम का नाम होता है एमाइलेज। तो जब आप रोटी खाते हो और उसको देर तक चबाते हो, तो वो उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है और वही ग्लूकोज के कारण हमको रोटी थोड़ी थोड़ी मीठी लगती है। आई बात समझ में? आइए पढ़ते हैं। देखिए, मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, जिससे एक औसत मनुष्य में प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का श्रावण होता है। ठीक है, हमारी लार में एमाइलेज नामक एक एंजाइम उपस्थित होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। यही कारण है कि रोटी को अधिक देर तक चबाने पर वह हमें मीठी लगती है। शाबाश, अब समझ लीजिए और लार के कार्य। अच्छा, लार के पहला कार्य तो आप समझ गए क्या होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। ये कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदल देता है? बदल देता है ग्लूकोज में, यानी कि C6H12O6। इसका इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ग्लूकोज। शाबाश, फिर आगे चलते हैं। दूसरा कार्य क्या होता है? अच्छा, आपने कभी देखा है कि कुत्ते जो होते हैं अपने घावों को चाटते हैं? पता क्यों? क्योंकि जो कुत्तों की लार होती है ना, उसमें कुछ एंटीबैक्टीरियल टाइप की प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो जीवाणुओं का नाश करती है। कुत्तों की लार में जीवाणुओं का नाश करने की शक्ति होती है, इसलिए अपने घाव को चाटते हैं ताकि उनके घाव जल्दी भर जाएं। तो हम लोग में भी अभी क्षमता नहीं होती, लेकिन मैंने ऐसे लाइन डाल दी। आइए अगला करते हैं। अच्छा, जब आप अच्छा कभी ऐसा करो कि भुजा हुआ चना, रोस्टेड चना ऐसे मुंह में डालो ढेर सारा और खा लो, तो आप देखोगे ना आपका मुंह चिपकने लगा अजीब सा, जैसे सूखा सूखा हो गया। तो लार क्या करती है? भोजन को चिपचिपा बनाती है। चिपचिपा बना देगी तो आप आसानी से निगल लोगे। अब सूखा खाना तो नहीं निगल पाओगे, है कि नहीं? तो क्या काम है? भोजन लार को चिपचिपा बनाती है, जिससे भोजन को निगलने में सहायता होती है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर लार खत्म होती है। इसके बाद में क्या आएगा? जिह्वा, यानी कि जीभ। अब जिह्वा के बाद हम लोग दांत के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ग्रसनी, ग्रास नली, फिर अमाशय के बारे में। लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आपको आनंद आया होगा, आपने एंजॉय करा होगा आज की क्लास को। इसी के साथ अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, आमाशय तक खत्म करेंगे। उसके बाद में बहुत ही जल्दी पाचन हम लोग खत्म कर देंगे और रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, तो आप डायग्राम की प्रैक्टिस करिएगा और हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। मैं सुजन पांडे आपको नमस्कार करता हूं। हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।